आज हम बात करने वाले हैं प्रतिस्पर्धा के जाल के बारे में। मतलब कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ने से आखिर में किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। देखिए, हम सबने सुना है कि कंपटीशन अच्छी चीज है, पर क्या ये बात हमेशा सच होती है? एक बड़ा ही दिलचस्प विचार है जो हमारी आम सोच को बिल्कुल पलट देता है। हम जितना ज्यादा कंपटीशन करते हैं उतना ही कम पाते हैं। है ना सोचने वाली बात? तो चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिस्पर्धा के जाल की। देखिए, ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक रियलिटी नहीं है, ये ना एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है जो हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देती है और हमें एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर कंपटीशन का बेहतर विकल्प क्या है? वो है क्रिएटिव मोनोपोली, यानी रचनात्मक एकाधिकार। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कुछ ऐसा नया बनाना, ऐसे नए प्रोडक्ट्स बनाना जिनसे सबको फायदा हो और बनाने वाले को भी एक सस्टेनेबल प्रॉफिट मिले। ये दूसरों को हराने के बारे में है ही नहीं, ये कुछ नया बनाने के बारे में है। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिख रही हैं, है ना? एक तरफ है कंपटीशन की दुनिया, जहां सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई है, कोई प्रॉफिट नहीं। और दूसरी तरफ है क्रिएटिव मोनोपोली, जहां सस्टेनेबल प्रॉफिट भी है, नए प्रोडक्ट्स भी हैं और सबके लिए फायदे भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा फोकस आखिर होना कहाँ चाहिए? तो सवाल ये है कि कंपटीशन वाली ये सोच आती कहाँ से? इसकी जड़ें ना काफी गहरी हैं और ये सब शुरू होता है स्कूल से। जरा सोचिए, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही हमें कंपटीशन के लिए तैयार करता है ना? ग्रेड्स, वो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को नापते हैं। जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं उन्हें एक अलग स्टेटस मिलता है। हर किसी को एक ही सब्जेक्ट एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, भले ही उनका टैलेंट किसी और चीज में हो। और होता क्या है, जो सबसे तेज, सबसे होनहार स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पारंपरिक करियर के लिए एक दूसरे से जबरदस्त होड़ में फंस जाते हैं। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, मेरी सबसे बड़ी नाकामी। ये एक पर्सनल कहानी है कि कैसे एक कंपटीशन हारने से एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि रास्ता एकदम पारंपरिक था। स्टैनफोर्ड से पढ़ाई, फिर स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल, जहां बस कामयाबी के तयशुदा तमगों के लिए होड़ लगी हुई थी। आखिरी मंजिल थी सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप का इंटरव्यू। ऐसा लग रहा था कि बस ये मिल गया तो लाइफ सेट है, लेकिन वो नहीं मिला और उस वक्त वो पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो जीत मिल जाती तो उसकी कीमत क्या होती? बहुत बड़ी। अगर वो क्लर्कशिप मिल जाती तो शायद पूरी जिंदगी दूसरों के लिए बस लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करते रह जाते, और पेपैल जैसी कोई नई चीज वो तो कभी बन ही नहीं पाती। फिर सालों बाद उनके एक पुराने दोस्त ने उनसे पूछा, तो क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हें वो क्लर्कशिप नहीं मिली? और जब पीछे मुड़कर देखा तो ये बात एकदम साफ थी। वो नाकामी असल में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी। चलिए अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, हम शक्लों का युद्ध। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपटीशन में जो दुश्मन होते हैं वो अलग दिखने के बजाय एक जैसे क्यों दिखने लगते हैं। देखिए, लड़ाई झगड़े को समझने के ना दो मॉडल हैं। एक है मार्क्स का मॉडल। वो कहते हैं कि लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो अलग होते हैं, जैसे मजदूर और मालिक। लेकिन एक दूसरा मॉडल है शेक्सपियर का। वो कहते हैं कि लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो एक जैसे होते हैं। सोचिए रोमियो और जूलियट के परिवारों के बारे में। वो लड़ते लड़ते ये भी भूल जाते हैं कि लड़ाई शुरू क्यों हुई थी। और बिजनेस की दुनिया में यकीन मानिए शेक्सपियर का मॉडल ज्यादा फिट बैठता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस गूगल की लड़ाई। एक मॉन्टेग्यू तो दूसरा कैपुलेट। दोनों एक दूसरे से लड़ने में इतने खो गए कि एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को कॉपी करने लगे। विंडोज के जवाब में क्रोम ओएस, बिंग के जवाब में गूगल सर्च, ऑफिस के जवाब में डॉक्स। धीरे धीरे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखने लगे। और इस लड़ाई की कीमत क्या चुकानी पड़ी, ये चार्ट सब कुछ साफ साफ दिखाता है। जब ये दोनों आपस में लड़ने में बिजी थे ना, तब एप्पल चुपचाप इन दोनों से आगे निकल गया। इतना आगे कि अकेले एप्पल की मार्केट वैल्यू इन दोनों की कुल वैल्यू से भी ज्यादा हो गई। सच में ये लड़ाई का धंधा बहुत महंगा पड़ता है। तो अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, हारते सब हैं। चलिए प्रतिद्वंद्विता की इस बेतुकी कीमत के कुछ और उदाहरण देखते हैं। 90s का .com बबल याद है? उस वक्त ऑनलाइन पेट स्टोर्स के लिए एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। pets.com, petstore.com, petopia.com सब एक दूसरे को हराने में लगे थे। लेकिन इस होड़ में वो ये देखना ही भूल गए कि क्या ये मार्केट सच में इतना बड़ा है भी कि इसके लिए लड़ा जाए।
और नतीजा क्या हुआ? जब pets.com बंद हुआ तो पूरे $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट डूब गया। देखिए, जब लड़ाई लड़ने लायक ही न हो तो जीतने का भी कोई मतलब नहीं होता। आखिर में हारते सब हैं। और कभी-कभी तो ये दुश्मनी बड़ी अजीब हो जाती है। सुनिए, ऑरेकल ने अपने कॉम्पिटिटर के कर्मचारियों को तोड़ने के लिए आइसक्रीम ट्रक भेजे। जवाब में उस कंपनी ने ऑरेकल के हेडक्वार्टर के पास डायनासोर क्रॉसिंग का बिलबोर्ड लगा दिया। फिर ऑरेकल ने भी एक बिलबोर्ड से जवाब दिया कि उनके दुश्मन का सॉफ्टवेयर घोंगे से भी धीमा है। और हद तो तब हो गई जब दुश्मन कंपनी के सीईओ ने एक पर्सनल अटैक वाला एड चलाया जिसमें ऑरेकल का लोगो एक टूटी हुई समुराई तलवार के साथ दिखाया गया था। ये सब बेमतलब की लड़ाइयां थीं। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, युद्ध की जगह शांति को चुनना। और इसे समझने के लिए पेपाल और x.com की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बात है 1999 की। पेपाल और x.com दोनों के ऑफिस पालो आल्टो में बस 4 ब्लॉक की दूरी पर थे और दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट की हूबहू नकल कर रहे थे। मतलब एक ऑल आउट वॉर छिड़ा हुआ था। लोग हफ्ते में 100 घंटे काम कर रहे थे। लेकिन फिर उन्हें एक बात समझ आई, उनका असली दुश्मन एक दूसरे नहीं थे। असली दुश्मन था तेजी से फटता हुआ टेक बबल, एक ऐसा खतरा जो उन दोनों को खत्म कर सकता था इससे पहले कि वो अपनी आपसी लड़ाई खत्म कर दे। तो उन्होंने क्या किया? वो एक कैफे में मिले और 50-50 के मर्जर पे राजी हो गए। कहते हैं ना, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। अगर दुश्मन को हरा नहीं सकते तो शायद उससे मिल जाना ही बेहतर है। और शांति के इसी एक कदम ने उन्हें .com क्रैश में डूबने से बचाया और एक कामयाब बिजनेस बनाने में मदद की। शेक्सपियर के हैमलेट में एक लाइन है जिसका मतलब है कि महान वो है जो इज्जत के लिए छोटी से छोटी बेमतलब बात पर भी लड़ने को तैयार हो जाए। हो सकता है ये इंसानी फितरत हो, लेकिन बिजनेस में ये सोच तबाही ला सकती है। उन चीजों के लिए लड़ना जिनका असल में कोई मोल नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हम सब अपने करियर में, अपनी जिंदगी में किन अंडे के छिलकों के लिए लड़ रहे हैं? मतलब वो कौन सी बेमतलब की चीजें हैं जिनके लिए हम अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या हम उन लड़ाइयों से बच सकते हैं जो असल में लड़ने लायक है ही नहीं।